Continuing with the Environment and Ecology Current Affairs Recap of 2025, आज हम पार्ट 2 में अप्रैल ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे बोथ मंथ वाइज एंड थीम वाइज करंट अफेयर्स। पार्ट 1 जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। एंड अप्रैल की शुरुआत करते हैं फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केरला में एक डिस्कवरी। आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डैमसेल फ्लाई की एक नई स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वायनाड लैंडस्केप ऑफ केरला, और इसको नाम भी दिया गया है आफ्टर द प्लेस ऑफ डिस्कवरी, दैट इज वायनाड, यूफिया वायानाडी एंसिस। नाउ अगर हम डैमसेल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई दोनों की बात करें तो इन्हें ना ऑर्डोनेट्स कहा जाता है। दे बिलोंग टू इंसेक्ट्स, ऑर्डोनेट्स। अब ना ऑर्डोनेट्स आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत मिलते हैं, वाटर बॉडीज के पास मिलते हैं। दे फीड ऑन मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी वेस्टर्न घाट्स में हमें बहुत ज्यादा ऑर्डोनेट्स की स्पीशीज मिलती है, और वेस्टर्न घाट्स में भी केरला में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑर्डोनेट्स मिलते हैं। नंबर्स आपको याद तो नहीं करने हैं, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, अगर हम 2023 ऑर्डोनेट स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो 191 आपको केरला में मिलती हैं। 223 इन वेस्टर्न घाट्स, 191 इन केरला। So that speaks volumes about the importance of Kerala as a state, as a hot spot for being of ordonate species. Right? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ordonate species हैं, this is the one which has been discovered. ये mostly आपको fresh water streams, water bodies के पास मिलते हैं because they feed on mosquitoes and flies. They are your predator insects. अब ना दैट इज क्लियर कि केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर द ऑर्डोनेट स्पीशीज, एंड अनदर थिंग इज दैट न्यू स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड रूटीनली। अब एक और हम फिनोमेना पढ़ते हैं कि बहुत बार ना ये बोला जाता है कि इंसेक्ट्स के स्पीशीज को अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड द रेट एट विच वी आर लूजिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे स्पीशीज इंसेक्ट्स के विदाउट बीइंग डिस्कवर्ड ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और एक्सटिंक्ट हो भी रहे हैं। इंसेक्ट्स के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी रहे हैं, और इस फिनोमिना को नाम दिया गया है इकोलॉजिकल आर्मागेडॉन। दैट इज डेविस्टेटिंगली लॉस ऑफ द इंसेक्ट। जब इंसेक्ट्स में मैसिव लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द इंसेक्ट्स, बी इट द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड सर्विसेज, द इकोसिस्टम रिलेटेड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो जब उनके नंबर्स कम होते हैं ना, तो इट कैन हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ द इकोसिस्टम, and that phenomena is known as ecological Armageddon. In fact, back in the day 2023 में Armageddon reed tail एक इंसेक्ट डिस्कवर हुआ था तिरुवनंतपुरम से ही, एंड दैट इंसेक्ट वाज नेम्ड आफ्टर इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन ओनली। कि इंसेक्ट्स ना अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, और कुछ इंसेक्ट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं था उनके बारे में, और वो अभी भी जो नोन भी हैं वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ, एंड दैट इज व्हाई द ड्रैगन फ्लाई and the damsel flies, they become important. They belong to ordinate class of insecta. ठीक है, इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, एंड इंसेक्ट्स के जब नंबर्स बहुत लो हो जाएंगे एंड इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द कंप्लीट प्लैनेट हेल्थ, तो उस फिनोमिना को इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन भी कहा जाता है। राइट? देन सी लायंस। सी लायंस भी ना मेरीन मैमल्स हैं। हमने सी काउस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सी काउ, दे आर ऑल्सो नोन एज डुगोंग्स। इंडिया में मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, इनफैक्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी है तमिलनाडु में, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। सी काउ भी मेरीन मैमल है, सी लाइन भी मेरीन मैमल है। सी काउ हर्बीवोरस है, सी काउ कार्निवोरस है। सी काउ आपको इंडिया में नहीं मिलता।
फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में? सॉरी, सी लायन आपको इंडिया में नहीं मिलता, सी काऊ मिलता है। सी लायन जो है बेसिकली क्या हुआ था अप्रैल में ही कि कैलिफोर्निया के बीचेस में ना एक एल्गल ब्लूम हुआ। ठीक है, किसका एल्गल ब्लूम था वो? डाइटम सूडोनित्सिया का। डाइटम सारी और यूनिसेलुलर एल्गे है ना, यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर एल्गे दे बिलोंग टू योर प्लांट किंगडम, जिसको हम सीवीड्स भी कहते हैं। है डाइटम है एक, उसके एल्गल ब्लूम्स हो गए इन कैलिफोर्निया, कोस्टल एरियाज ऑफ कैलिफोर्निया। नाउ दिस सूडोनित्सिया इट रिलीजेस अ मेरीन न्यूरोटॉक्सिन, जो ना न्यूरोटॉक्सिन क्या है, जो ब्रेन को, नर्व्स को, न्यूरॉन्स को इंपैक्ट करेगा। Now this neurotoxin is known as domoic acid, और ये domoic acid इन्होंने रिलीज किया, ठीक है, एल्गे ने रिलीज किया। अब वो एल्गे इज बीइंग फेड बाय स्मॉल फिश। अगर हम यहाँ पे फूड चेन बनाए तो डाइटम्स वुड बी फेड बाय स्मॉल फिश, है ना। फिर उस फिश को कौन खाएंगे? सी लाइन, क्योंकि सी लाइन तो कार्निवोरस होते हैं, तो वो फिश को खाएंगे। अब वो डाइटम से फिश में गया, फिश से वो सी लाइन में आ गया, एंड इट इज मेकिंग दी सी लाइन्स अग्रेसिव, एंड ये जो सी लाइन्स है ये ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू हो गए। तो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो हमारे लिए खैर सी लाइन के बारे में जानना जरूरी है कि वो इंडिया में नहीं मिलता है, वो कार्निवोरस मेरीन मैमल है। सी काउ हर्बीवोरस मेरीन मैमल है, ठीक है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो डुगोंग का वनरेबल है और सी लाइन का इंडेंजर्ड है, हालांकि ये इंडिया में नहीं मिलते, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अब चलो, ये सी लाइन्स ह्यूमंस पे अटैक तो कर ही रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो डोमोइक एसिड है इट माइट ऑल्सो रीच ह्यूमंस एंड इट माइट ऑल्सो इंपैक्ट ह्यूमंस। खैर ऐसी कोई खबर नहीं आई, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द सी लाइन। देन चीतास, हमने प्रीवियस पार्ट में भी चीतास के बारे में डिस्कस किया है। चीतास को नामीबिया से लाया गया, अफ्रीकन चीतास को ऑफ कोर्स इंडिया में ट्रांसलोकेट किया गया। अफ्रीकन चीतास का IUCN स्टेटस इज वनरेबल। इंडिया में जो चीतास मिलते थे देवर एशियाटिक चीतास, उनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ईरान में ही मिलते हैं और बहुत ही कम नंबर्स है, लेस देन 100 बचे हैं। तो ईरान खुद क्या रखेगा, हमें क्या देगा, है ना। तो हम लेकर आए अफ्रीका से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, और अभी बोट्सवाना से भी लाएंगे। कहां लेकर आए? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ला चुके कूनोपालपुर में। कूनोपालपुर इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ना सो वी ब्रॉट इन देम टू कूनोपालपुर, है ना। अब कूनोपालपुर से दे आर बीइंग ट्रांसलोकेटेड टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज ऑल्सो इन योर मध्य प्रदेश। और कूनोपालपुर में हमारे पास कूनो रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर विच इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। गांधी सागर में वी हैव चंबल रिवर, और वो डिवाइड कर रहा है गांधी सागर को 2 हिस्सों में। गांधी सागर और कूनो की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं है, ओके मैप नहीं है। सो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब ना गांधी सागर में एक प्रॉब्लम है कि गांधी सागर में ना अब चीताज दे आर एपेक्स प्रेडेटर्स, है ना। चीताज क्या है? एपेक्स प्रेडेटर्स है। अब चीताज को ना चाहिए चीतल या एक्सिस या हर्बीवोर्स, है ना, किसी भी तरह के हर्बीवोर्स हो सकते हैं, डियर्स ही होते हैं मोस्टली जिन पे ये फीड करते हैं। अब कूनो में प्रे डेंसिटी जो थी वो अच्छी खासी थी, गांधी सागर में कम है। तो गांधी सागर में क्या है, बाकी एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश से हम ला रहे हैं चीतल्स को। चीतल क्या होता है? चीतल इज योर एक्सिस डियर, जिसको एक्सिस जिसका साइंटिफिक नाम है, जिसको स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। बहुत है इंडिया में, IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। इनके जो डियर का पीठ होता है ना, उस पे एक लाइन होती है, वो एक्सिस, उसके ऊपर इसका नाम है एक्सिस डियर। तो चीतल को लाया जा रहा है। चीतल इज द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का स्टेट एनिमल है चीतल, लीस्ट कंसर्न है।
और ना एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, दीज स्पीशीज दे आर इन्वेजिव ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ये जो चीतल है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था वहां पर, दे हैव बिकम इन्वेजिव देयर। ठीक है, अदरवाइज पूरे इंडिया में ये मिलते हैं, ठीक है, मेनलैंड में ये मिलते हैं, दे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट अंडमान एंड निकोबार में दे आर इन्वेसिव। तो इनको लाया जाएगा गांधी सागर में क्योंकि वहां पर ये कम है। और मोस्टली जो ये एनिमल्स होते हैं ना, इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है वाया अ टेक्निक दैट इज नोन एज बोमा टेक्निक। बोमा टेक्निक, ये भी प्री में पूछा जा सकता है। बोमा टेक्निक से इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेस वगैरह ना आए, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग योर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और अभी चीतास को नौरादेही में भी ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही है। नौरादेही इज ऑल्सो इन विच प्लेस, मध्य प्रदेश होती। नौरादेही इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, वहां पे भी इनको ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही है फ्रॉम कूनो पालपुर। गांधी सागर में हो चुके हैं, नौरादेही में बात हो रही है विच इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। नौरादेही में ना ऑलरेडी एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, जैसे कूनो पालपुर से तो ना लेपर्ड्स वगैरह को निकाल दिया गया था कि चीतास को कोई कॉम्पिटिशन ना मिले। नौरादेही में वी ऑल्सो हैव अदर एपेक्स प्रेडेटर्स, तो वो कैसे वहां पर फिट इन होंगे चीतास, वो भी एक अनफोल्डिंग स्टोरी है जिसके बारे में हमें जिसको हमें नोट करना है। ठीक है, ओके। और ये जो चीतास का सारा प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर आता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, 2006 में ये बनी थी। ओके, देन फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन होता है स्पीशीज खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। डी एक्सटिंक्शन होता है आप उसे वापस ले आए, है ना, यू ब्रॉट द स्पीशीज बैक। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन होता है कि आप ना यू ब्रॉट इन द स्पीशीज बैक, है ना, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उनके फंक्शंस जो है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के जो फंक्शंस हैं, हम ऐसी कुछ स्पीशीज ले आए हैं जो उनके फंक्शंस कर देंगी, नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर स्पीशीज बट मिलती जुलती स्पीशीज जो उनके फंक्शंस कर देंगे। सो दैट इज फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन, जो उनके इकोलॉजिकल फंक्शंस को फुलफिल कर देंगे, दैट इज फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। तो ये ट्रू डी एक्सटिंक्शन नहीं है। ट्रू डी एक्सटिंक्शन तो होता है ना कि आपने एक्सटिंक्ट स्पीशीज का एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट कर दिया, बिल्कुल उसे जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज क्रिएट कर दी है। जो फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन है उसमें जो स्पीशीज आप क्रिएट करते हो या जिन्हें आप वापस लाते हो वो मिमिक करती हैं उनके इकोलॉजिकल फंक्शंस को, उनके ट्रेट्स को, बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट रेप्लिका और एग्जैक्ट सिमिलर स्पीशीज। तो ट्रेट्स को हम रिक्रिएट करते हैं, जो ट्रेट्स हमें लगता है कि इस एरा में फंक्शनल होंगे उनको हम रिक्रिएट करते हैं। टेक्नोलॉजीज है यहां पर भी यूज होती है, CRISPR-Cas9 जिसके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चंस आए हैं, जीन एडिटिंग के लिए, कट करने के लिए जीन, फिर जोड़ने के लिए CRISPR-Cas9 वो यूज हुआ है इसमें भी। फिर क्लोनिंग एंड देन मैपिंग, मैपिंग भी तो करनी है आपको डीएनए की, एंशिएंट डीएनए की मैपिंग और सीक्वेंसिंग करोगे। फिर देयर इज क्लोनिंग, जो आपको लगता है कि यूजफुल है उनको आप क्लोन करोगे यूजिंग CRISPR-Cas9। और इसका अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं, मतलब अप्रैल में क्या हुआ था, कोलोसल बायोसाइंसेस नामक एक यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी, उन्होंने ग्रे वुल्फ पप्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया to carry traits of dire wolves which were extinct a long time ago। 13,000 साल पहले वो extinct हो गए थे dire wolves। उन जो भी उनके ट्रेट्स थे उनको उन्होंने ग्रे वुल्फ पल्प्स में डाल दिया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। ठीक है, देन सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन ओडिशा, इट इज नेम्ड आफ्टर सेमिल विच इज द रेड सिल्क कॉटन ट्री। एंड सिमिलीपाल को ना रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क, सो इट हैज बिकम द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो अब इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं अगर आपसे कोई पूछे तो 107। और अब ये ना लार्जेस्ट हो गया है नेशनल पार्क, सरपासिंग भितरकनिका इन ओडिशा।
एंड 2 ही हैं ओडिशा में, भितरकनिका पहले था और अभी वहां पर सिमिलीपाल हो गया है, विच वॉज अ टाइगर रिजर्व बट अब वो नेशनल पार्क भी है, राइट। देन ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में? 58। एलिफेंट रिजर्व है, कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33। बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 13 मैप के अंडर आते हैं, और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तो था ही। तो सिमिलीपाल उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे रिवर्स है यहाँ पर, भूरा, बलंगा, पलपला, बंदन, सलंदी, दियो, बहुत सारे यहाँ पर आपको रिवर्स मिल जाते हैं। सो सिमिलीपाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सिमिलीपाल में ना आपको ब्लैक टाइगर्स ऑफ इंडिया या सूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स भी मिलते हैं। सूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स क्यों? क्योंकि एक जीन के वेरिएशन की वजह से ना, जैसे टाइगर में क्या होता है, येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स है, इनकी जो ब्लैक स्ट्राइप्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, वो बड़ी हो गई हैं। जैसे अगर ये साइज है ब्लैक स्ट्राइप्स का तो वो इतना हो गया है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरा टाइगर ही ब्लैक है, बट हाँ कंप्लीट ब्लैक नहीं होता। मेलेनिस्टिक टाइगर्स नहीं है, सूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स है, बिकॉज ऑफ वन जीन वेरिएशन। और सिर्फ सिमिलीपाल में मिलते हैं क्योंकि यहां पर इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग का मतलब है कि आपस में ही टाइगर्स इनब्रीड करते रहते हैं, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर टाइगर्स। तो अभी तड़ोबा इन महाराष्ट्र से टाइगर्स लाए गए यहां पर, ठीक है, बट हाँ ब्लैक टाइगर्स आपको सिमिलीपाल में मिलते हैं। गोल्डन टाइगर्स आपको कहां मिलते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गोल्डन टाइगर्स इंडिया में कहां मिलते हैं, कौन से टाइगर रिजर्व में मिलते हैं? ब्लैक टाइगर सवारी भी शुरू की गई है सिमिलीपाल में, ठीक है, तड़ोबा से महाराष्ट्र से यहां पर टाइगर्स भी लाए गए। तो सिमिलीपाल उस तरह से इंपॉर्टेंट है। कल हमने भितरकनिका के बारे में पढ़ा था कि भितरकनिका में सैचुरेशन रीच हो गई है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। इतने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं क्या वो ब्रीडिंग ही नहीं कर रहे, और सैचुरेशन पॉइंट, और मैक्सिमम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको मिलते भी भितरकनिका में ही है, ठीक है। तो ये 2 प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। अब ना क्लाइमेट चेंज में हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की, ऑस्ट्रेलियन रीफ का मास ब्लीचिंग, बट यहाँ पर पता है कौन सा एरिया है? यहाँ पर हमारे पास निंगालू है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है। हम मोस्टली ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं, कल भी हमने ग्रेट बैरियर रीफ की बात करी, हमने क्रायोबॉर्न कोरल बेबीज की बात करी थी कल, है ना, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ में था। बट यहां पर क्या है, निंगालू। निंगालू कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न कोस्ट में है। तो वहां पर मास ब्लीचिंग जो है वो विटनेस की गई, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ना हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर, हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक सेंटर नत्था टॉप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट JNK में लॉन्च किया है। ये ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद क्लाइमेट एंड वेदर फॉरकास्ट। मेन पर्पस इसका वो है क्लाइमेट और वेदर फॉरकास्ट के लिए, ऑल्सो रिसर्च करनी है हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में, तो दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर। है तो क्लाइमेट रिसर्च सेंटर ही ना, हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला है, नत्था टॉप इन JNK में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आएगा। अब यहाँ पर ना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जिसके अंडर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, JNK गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व, प्लस स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज हमने ना आइस क्रंच क्या है, इंडिया और स्विस का कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट है। crunches ice nucleating particles and cloud concentration nuclei properties in northwestern Himalayas। तो ये स्विस और इंडिया का एक तरह से एक प्रोजेक्ट है फॉर एक्सप्लोरिंग आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है, कि कैसे कंडेंस होते हैं, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, आइस कैसे न्यूक्लिएटिंग एजेंट एक्ट करता है। तो इंडिया स्विस का रिसर्च है ये आइस क्रंच। तो इसलिए Switzerland is also involved in India in terms of ice crunch and also now in terms of this high altitude climate research station.
जो फोरकास्टिंग के लिए और रिसर्च के लिए, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो रिसर्च होगी उसके लिए हमारे पास ये नथा टॉप का रीजन है, सेंटर है, क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, लोकल बॉडीज को अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए, सो दे इशू दीज बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो ये जो पैसे रेज करेगी वो ओनली बी यूज्ड फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो गाजियाबाद ने इशू किए हैं ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, पहली अर्बन लोकल बॉडी है जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया है। इंपॉर्टेंट हो गया ना। दूसरी चीज, क्यों इशू किया है, क्या करेंगे गाजियाबाद इसका? दे विल क्रिएट अ टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द टर्शरी सीवेज इज अ वेरी एडवांस्ड लेवल ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सो इट विल फॉलो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, राइट, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। Then green municipal bonds are actually, municipal bonds are issued under Article 243W of the Constitution, and green municipal bonds are the ones which are required for green projects specifically. Then particulate emission trading market, सूरत में खुली थी। emission trading scheme was launched in सूरत in 2019. और ये जो emission trading market है या emission trading scheme है in सूरत has been very successful, ठीक है। इट वॉज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस, बहुत सक्सेसफुल रही है बिकॉज इट हैज हेल्प इन कटिंग द पार्टिकुलेट एमिशंस बाय 20 to 30%, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सक्सेसफुल। देन फ्लोराइड कंटामिनेशन। अब देखो दुनिया भर में ना, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा फ्लोराइड कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर में। यूपी में भी आया, पंजाब में भी है। क्यों होता है? ग्रेनाइट से लीच आउट होता रहता है। अब ना फ्लोराइड्स की अगर हम बात करें 1 to 1.5 ppm पर लीटर के, सॉरी ये मैं एक बार दोबारा से लिखती हूँ, वन 1 to 1.5 ppm या 1 to 1.5 mg पर लीटर सेम होता है, मतलब ppm इज इक्वल टू mg पर लीटर, ठीक है। तो ये सेम है। अगर ग्राउंड वाटर में या कोई भी आपका पानी का सोर्स है उसमें अगर 1 ppm तक या 1.5 मैक्सिमम ppm तक फ्लोराइड्स है, सो इट्स गुड, इट प्रिवेंट्स द केरीज, आपके दांत में कीड़ा नहीं लगता। फ्लोराइड टूथपेस्ट भी होते हैं इसीलिए, और पानी में भी फ्लोराइड डाला जाता है। स्कूल की जो ड्रिंकिंग सप्लाई है वहां पर फ्लोराइड्स डाले जाते हैं। बट यही फ्लोराइड अगर 3 to 5 ppm पहुंच गया तो इट कैन डैमेज द सेम टीथ इट वॉज प्रोटेक्टिंग, और उसको कहा जाता है डेंटल फ्लोरोसिस। और यही अगर 7 से 8 ppm हो गया तो इट कॉजेस स्केलेटल फ्लोरोसिस, वही हड्डियों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्लोराइड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आप लगा लीजिए, एक ऐसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लिमिटेड अमाउंट में 1.5 ppm तक या 1.5 mg पर लीटर तक, इट इज वेरी गुड। इट विल प्रिवेंट द डेंटल डिके, टूथ डिके, केरीज को प्रिवेंट करेगा। मोमेंट इट क्रॉसेस 3 to 5 ppm इट कॉजेस डेंटल फ्लोरोसिस, डिस्कलरेशन हो जाती है टीथ की, जो टीथ का इनामल है मॉटलिंग हो जाती है, पिट्स बन जाती हैं उसमें, तो वो डेंटल फ्लोरोसिस। और अगर और बढ़ा दो, कंजम्पशन हो रही है 7 से 8 ppm की, तो इट कैन कॉज स्केलेटल फ्लोरोसिस, हड्डियां आपकी जो है वो भुननी शुरू हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, डीसल्फराइजिंग कोल प्लांट्स। अब देखो आप सबने पढ़ा होगा कि कोल प्लांट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन आवर कंट्री, है ना। इसी वजह से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की बात की जाती है कि जो आपकी फ्लू गैसेस हैं उनमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज वेट लाइमस्टोन स्लरी, जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को पानी से मिक्स करके उसकी स्लरी बनाते हैं, है ना। फिर वो रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एंड वी हैव जिप्सम, जिप्सम बनता है और उस जिप्सम को हम मल्टीपल एप्लीकेशंस में वी कैन यूज। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। चाइना ने इस वजह से अपनी सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन है उसको बहुत कम कर लिया है,
अभी इंडिया और रशिया में ही मेनली सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है, तो हमें भी करना चाहिए। बट अभी ना रिसेंटली जो स्टडीज है वो कह रही है कि हमें एफजीडी करने की जरूरत नहीं है। पहला रीजन उसका ये दिया जाता है, बहुत महंगी है, ठीक है, बहुत महंगी है। आप लगा लो कि 1 मेगावाट के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के बीच में पैसे चाहिए। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि जो इंडिया में कोल यूज होता है इन थर्मल पावर प्लांट्स, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इतना प्रॉब्लमैटिक है ही नहीं हमारे लिए। हमारे देश में एसिड रेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एसिड रेन कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड रेन हमारे में नहीं दिखता। तो एक तो है एक्सपेंसिव है, दूसरा लो सल्फर हम यूज करते हैं कोल अपने देश में, और तीसरा ये दिया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज को रोकने में। सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट एरोसोल्स विच रिफ्लेक्ट द सन रेज, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प कर रहा है। चौथा ये दिया जाता है कि हमारे देश में जो पोल्यूशन है वो पार्टिकुलेट मैटर की वजह से ज्यादा है, PM 2.5 की वजह से ज्यादा है। तो अगर हमें पैसे लगाने ही हैं तो हम PM 2.5 को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाएं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज PM 2.5 पार्टिकल्स है उनको सक कर लेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आपको 20 से 30 लाख पर मेगावाट में लग जाते हैं। और एनीवेज जो हमारी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वाली डेडलाइंस है वो पुश ही होती जा रही है ना, तो ये रीजन दिया जाता है। तो यही यहां पर जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ओके, देन ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज। रिसेंटली CPCB ने एक नई कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया है। पहले ना बेस्ड ऑन द पोल्यूशन इंडेक्स, पोल्यूशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कोई इंडस्ट्री कितना पोल्यूट करी है, वो कितने एफ्लुएंट्स रिलीज करी है एयर में, ठीक है, कितने एमिशंस रिलीज करी है एयर में, कितने एफ्लुएंट्स रिलीज कर रही है पानी में, कितने हजार्डस वेस्ट रिलीज कर रही है और कितने रिसोर्सेज को यूज कर रही है। सो वी हैव अ पोल्यूशन इंडेक्स। उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो वी हैव वेरियस कैटेगरीज लाइक रेड, ठीक है, रेड बीइंग द मोस्ट पोल्यूटिंग, ठीक है, देन यू हैव ग्रीन, रेड के बाद हमारे पास ऑरेंज आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर व्हाइट आता है। अब ये ब्लू कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं CPCB, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब ब्लू जो कैटेगरी इंडस्ट्रीज है वो क्या करेंगे, वो एसेंशियल एनवायरनमेंट सर्विसेज, जैसे अगर हमें सीवेज ट्रीटमेंट करना है ना, अगर वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट करना है, कंपोस्टिंग करनी है, बायोगैस बनानी है, ऑल ऑफ दिस वुड बी इंक्लूडेड इन द ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज। और ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज को 2 सालों की वैलिडिटी दी जाएगी टू ऑपरेट, कि वो 2 सालों के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे जो रेड इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको सबसे कम टाइम दिया जाता है क्योंकि पल्यूट बहुत करती है ना, एंड व्हाइट को पूरा टाइम दिया जाता है, तो इनको 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज इन 2 years कंसेंट टू पल्यूट। देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनकी भी ना 61st एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, जिसके तहत बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, राइट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जगह जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, बिहार के आरा में, ठीक है, रामगंगा रिवर पे, ऑल ऑफ दैट वाज। देन वी हैड अ कोलैबोरेशन विद डच इंड रिवर्स, इंटेलिजेंट रिवर सिस्टम्स एंड क्लीन यमुना, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी थी इनके साथ, ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आप सबको पता है दैट इट इज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल, जिसको पहले नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो दैट वाज रिगार्डिंग अप्रैल। अब हम नेक्स्ट करेंगे मे के करंट अफेयर्स। तो कंटिन्यूइंग विद द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ द मे। अब इसमें भी हम शुरुआत करते हैं पोल्यूशन से, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉल फॉर द ग्लोबल बैन और क्लोरपाइरिफॉस। अब क्लोरपाइरिफॉस ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि अक्रॉस इंसेक्ट्स के ऊपर ये काम करता है, इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट्स के ऊपर ये काम करता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट है मतलब इट इज अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, बायो एक्यूमुलेट करता है, ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन द ह्यूमंस आल्सो। सो इसी वजह से ना जब बाजिल
रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्केड्यूल्ड था, तो उससे पहले ना इसको बैन करने की बात हुई। इंडिया में भी बैन करने की बात हुई, और इंडिया में ना ये फार्मर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यूरोप में काफ़ी कंट्रीज में ऑलरेडी बैंड है, लेकिन इंडिया में फार्मर्स इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स हैं आइदर दे आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल और दे आर कॉस्टली। सो अब स्टॉकहोम कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से पहले सो देयर वाज अ ग्लोबल कॉल कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है, और ऐसा डिसाइड भी किया गया, लेकिन विद एक्सेप्शंस, देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। इंडिया को कुछ टाइम के लिए एग्जेम्पशन दे दी गई कि आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। तो क्लोरपाइरीफॉस की अगर हम बात करें, जैसे कि पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है कि क्लोरपाइरीफॉस को ना अनेक्स ए में ऐड कर दिया जाए। अब जिन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स को अनेक्सचर ए में ऐड किया जाता है, मतलब हमें उन्हें एलिमिनेट करना है, वी कांट यूज देम एट ऑल। जो भी कंट्रीज सिग्नेटरी हैं to Stockholm Convention, which talks about the phasing out of persistent organic pollutants, तो अगर annexure A में कोई POP आ गया तो we have to eliminate it। तो annexure A में ऐड करने की बात की गई क्योंकि eliminate करवाना है। annexure B is that you can use it but restrictively, बताया जाएगा आपको कहाँ आप यूज कर सकते हो, और annexure C is unintentional production। अब एनेक्स ए में ऐड करने की बात की गई। अब अगेन ये है क्या, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है जो नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है, बिकॉज इट ब्लॉक्स एन एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इस एंजाइम को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम इज इंपैक्टेड, दे माइट डेवलप पैरालिसिस, हर एक मसल का पैरालिसिस हो सकता है, एंड देन दे इवेंचुअली डाई, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को ये ब्लॉक कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। अब ह्यूमंस में भी वो है, दिस एंजाइम इज आल्सो देयर इन ह्यूमंस। तो अगर ह्यूमंस को भी इसका एक्सपोजर होगा तो सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, बट ऑब्वियसली ह्यूमन का जो एक्सपोजर लिमिट है वो ज्यादा होगा, या तो डोज ज्यादा होगी या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा, बट हाँ इम्पैक्ट तो है। सो दैट इज वाई इसको बैन करने की, इसको एनेक्स ए में ऐड करने की बात हो रही थी। इंडिया में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स पे यूज किया जा सकता है। और लाइक आई सेड इट कॉजेस न्यूरोटॉक्सिसिटी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ये कॉज करता है। और ना जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जैसे बीस तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको भी इंपैक्ट करता है ये। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी क्लोरपाइरीफॉस के साथ, इसी वजह से इसे बैन करने की बात हुई। And all the POPs are they come under their production, their usage, their trade emissions, सब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर आते हैं। 2001 में इसे अडॉप्ट किया गया था, इंडिया ने 2006 में इसे रैटिफाई किया, एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ जिनीवा, स्विट्जरलैंड। द मीटिंग, द कॉप हैपेंड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट जिनीवा स्विट्जरलैंड में ना अगर आप देखोगे, वी हैड द तीनों जो कन्वेंशन है BRS में, बाजल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम। बाजल इज फॉर हजार्डस वेस्ट, रॉटरडैम इज फॉर द केमिकल्स, ठीक है, फॉर द केमिकल्स, एंड स्टॉकहोम इज फॉर द POPs, ठीक है। तीनों का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था दैट टुक प्लेस इन जिनीवा, ठीक है, इन स्विट्जरलैंड, इन जिनीवा। हर 3 सालों में ये होता है। सो दिस वाज द लेटेस्ट दैट टुक प्लेस। और इसमें अगर हम बात करें बाजिल को लेकर, तो बाजिल को लेकर एक तो न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान दिया गया आने वाले 6 सालों के लिए। टेक्सटाइल मूवमेंट, टेक्सटाइल वेस्ट की मूवमेंट के रिगार्डिंग बात की गई। एंड अगर हम रॉटरडैम की बात करें, सो वी हैड 2 केमिकल्स, क्योंकि रॉटरडैम टॉक्स अबाउट केमिकल्स, कार्बोसल्फान एंड फेंथियोन इन एनेक्सचर 3 ऑफ रॉटरडैम, जो क्या करता है, जिन भी केमिकल्स को प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए फॉर ट्रेड, वो केमिकल्स एनेक्सचर 3 में इंक्लूड किए जाते हैं, तो वहां पर इन केमिकल्स को डाल दिया गया, कार्बोसल्फान एंड फेंथियोन। वेयर स्टॉकहोम में क्लोरपाइरीफॉस, लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मीडियम चेन
क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, इनको एनेक्स्चर ए में ऐड किया गया फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन, बट लाइक आई सेड देयर वर सर्टेन एग्जेम्पशंस, देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में ना आप सबने अगर न्यूज़ पढ़ी है तो मोज़ेल रीजन ऑफ फ्रांस में हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड। इससे पहले ना ऐसे माना जाता था कि नेचुरल हाइड्रोजन बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, H2 इज वेरी रिएक्टिव, इट्स नॉट स्टेबल, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है। H2 हमें पता है एज अ फ्यूल इज वेरी क्लीन, क्योंकि जब ये बर्न करेगा इट विल ओनली रिलीज वाटर, ना तो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी, ना ही कोई पोल्यूटेंट्स होंगे जो फॉसिल फ्यूल्स के साथ होते हैं, तो क्लीन फ्यूल है। बट H2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो लेट्स से हमें इसे वाटर से अगर निकालना है यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से अगर निकालेंगे तो H2 प्लस O2, दिस इज अगेन क्लीन, कोई पल्यूटेंट, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं रिलीज हो रही, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में तो वैसे ही कुछ इमिशंस नहीं होती। तो ये जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन, इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन दैट वी कैन गेट, और जब बर्न करेगी तो एनीवेज क्लीन ही होगी। We also have something known as extracting hydrogen from methane or from any fossil fuel. But अब देखो यहां से अगर हम मीथेन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CO भी निकलेगा, वो पोल्यूटेंट है। तो मीथेन से अगर आप निकाल रहे हो यूजिंग इवन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गोइंग टू बी पोल्यूटिंग। तो इसी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। बट ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए वो भी महंगे हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा है। मीथेन से जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट की जाती है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, और मेजॉरिटी जगहों पे आजकल प्रेजेंटली अगर हाइड्रोजन कहीं यूज हो रहा है तो वो ग्रे हाइड्रोजन है, क्योंकि वो सस्ता है। जब ये ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से सस्ता हो जाएगा देन एनीवन वुड बी प्रेफरिंग ग्रीन हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर था। इसके लिए इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी निकाला, जिसके तहत 2030 ऑनवर्ड्स हर साल हम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाएंगे। ठीक है, वो हमारा टारगेट भी था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर मोज़ेल में बहुत ज्यादा व्हाइट हाइड्रोजन या नेचुरल हाइड्रोजन डिस्कवर होता है, तो इसका मतलब है और भी जगहों पे हो सकता है। तो अब ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जो एक्सप्लोरेशन है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अब यहां पर ना एक चीज आप ध्यान में रखना कि ये जो हाइड्रोजन है ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू नेचुरली बन सकती है। सर्पेंटाइजेशन, सर्पेंटाइजेशन क्या होता है? जब वाटर अल्ट्रा मैफिक रॉक्स या मैफिक रॉक्स, अल्ट्रा मैफिक या मैफिक रॉक्स के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्पेंटाइजेशन और रेडियोलाइसिस। ठीक है, पहली है सर्पेंटाइजेशन, दूसरी है रेडियोलाइसिस। रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, रेडियो एक्टिव एनर्जी से अगर हम वाटर का लाइसिस कर दे, नेचर में ये भी हो रहा है, so that is the second way you can get natural hydrogen, and the third is from the microbes, from the organic matter at the depth. ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला सर्पेंटाइजेशन में क्या है, मैफिक या अल्ट्रा मैफिक रॉक्स और आयरन कंटेनिंग रॉक्स, तो उनसे जब वाटर इंटरैक्ट करेगा, मतलब सर्पेंटाइजेशन होने के लिए हमें मैफिक या अल्ट्रा मैफिक रॉक्स चाहिए, तो हमें ऐसी जगहों पर एक्सप्लोर करना है जहां पर ये रॉक्स प्रेजेंट है, और इंडिया में दे आर प्रेजेंट। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बजाल्टिक, अल्ट्रा मैफिक एंड मैफिक, अंडमान हिमालयन और फ्योलाइट कॉम्प्लेक्सेस हैं, धरवाड़, सिंघभम, तो इन पे हमें जाकर एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोरेशन शुरू हो भी गई है इंडिया में भी, और फ्रांस में तो वी हैव डिस्कवर्ड ओनली इन मोज़ेल, राइट। और ऐसा कहा जाता है अगर जितने भी ये रिजर्व्स हैं जो हमें लग रहा है यहां पर हो सकते हैं, और अगर इनके मात्र 2% भी इन रिजर्व्स को हमने एक्सप्लॉइट कर लिया ना, तो जितनी एनर्जी हमें अभी नेचुरल गैस से मिल रही है उससे दुगनी हम सिर्फ इनके 2% से ले सकते हैं। तो हमें बस ढूंढने हैं
उनको एक्सप्लॉइट करना है इकोनॉमिकली, दैट्स इट। और इसी वजह से दुनिया भर में होड़ मच गई है, राइट। फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट भी हुआ रॉटरडैम में, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें ना देखो, हाइड्रोजन हमारे लिए एक नेसेसिटी है। हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करना है 2047 तक और नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक। तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन MNRE के अंडर। और दूसरी चीज ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन भी है। अब ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन क्या है, हमने बोल दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन इसमें भी ना कुछ कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता होगा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चर करने में, सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने में, इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में, कहीं तो यूज होता होगा। तो उन्होंने बोला है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन हम देंगे अगर अक्रॉस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है दैट इज लेस देन 2 kgs। तो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है। अगर 2 किलोग्राम से कम इमिट हो रहा है तो हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, चाहे वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही बन रही है तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये स्टैंडर्ड MNRE ने दिया है, ठीक है। सर्टिफाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है वो करेगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, वो सर्टिफाई करेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेस देन और इक्वल टू 2 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन ओवर 12 मंथ्स। अब इसमें ना हमारे पास दो फैसिलिटी लेवल स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले आपने ना एक फैसिलिटी बनाई, ठीक है, उस पे कॉन्सेप्ट लेवल पर पहले हम देखेंगे कितना सर्टिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। आपकी फैसिलिटी ही इतनी नहीं है कि हमें पता है पहले कि नहीं कर पाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट के लेवल पे सर्टिफाई होगा, फिर फैसिलिटी के लेवल पर सर्टिफाई होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगी तो सर्टिफाई होगा। ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का भी। खैर, सो दैट इज देयर। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जा रहे हैं हमारे पास। देयर आर सर्टेन पोर्ट्स, दे हैव बीन identified to be developed as green hydrogen hubs by the Ministry of Ports, Kandla, Paradeep and Tuticorin। Then next हमारे पास आता है फिर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ना रेड क्राउन्ड रूफेड टर्टल, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इट्स अ फ्रेश वाटर टर्टल, और ये आपको ना चंबल रिवर में, नेशनल चंबल सैंक्चुरी में अगर हमें 3 स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है जो इंपॉर्टेंट है, तो एक हमारे पास घड़ियाल है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक हमारे पास रेड क्राउन रूफेड टर्टल है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एक गिंगेटिक डॉल्फिन है एंडेंजर्ड। अब ना रेड क्राउन रूफेड टर्टल्स चंबल में तो मिलते थे ना, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू हैदरपुर वेटलैंड विच इज अ रामसर साइट इन यूपी। वन ऑफ द 10 रामसर साइट्स ऑफ यूपी पे इनको रिलोकेट किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है। तो ये खबर है। अब रेड क्राउन रूफेड टर्टल नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी में अच्छा खासा मिलता है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन्हीं रीजन्स में आपको ये मिलता है। IUCN स्टेटस हमें पता है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। पोचिंग और इलीगल ट्रेड की वजह से इट इज बीइंग किल्ड। देन ना ये जो सारा ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसफर है, ये टर्टल सर्वाइवल अलायंस ने किया है। ये ना एक ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्टल्स और टॉर्टोइजेस और फ्रेश वाटर टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। इसी का एक इंडियन चैप्टर है, दैट इज टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, ठीक है, विच वर्क्स इन इंडिया एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स की अगर हम बात करें, पॉलीफांटा स्नेल्स। अब ना ये है क्या, दीज स्नेल्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। अब ये जो हर्माफ्रोडाइट्स है ना, ये स्नेल्स में बहुत कॉमन है। स्नेल्स मोस्टली आर हर्माफ्रोडाइट्स। अब ये स्नेल ना एग ले कर रही थी फ्रॉम इट्स नेक।
ये पहले एग ले करते हैं, फिर ये स्पर्म ले करते हैं, सेम स्नेल, एंड देन यू हैव अनदर क्रिएचर बीइंग बोर्न फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, ये स्नेल्स जो हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, तो दे आर इनकेस्ड इन अ हार्ड शेल। वह पहले एग रिलीज करेंगे, फिर स्पर्म रिलीज करेंगे, एंड यू नो दैट इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दे फीड ऑन अर्थवर्म्स, स्लग्स, एंड दे बिलोंग टू मोलस्का। मोलस्का को ये बिलोंग करते हैं। स्नेल्स बिलोंग टू मोलस्का। ठीक है, मोलस्का कल हमने मसल्स किए थे, दे बिलोंग टू मोलस्का। देन लाइन सेंसस, गुजरात ने 16th लाइन सेंसस किया है। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, गुजरात की गवर्नमेंट ने। जो लाइन सेंसस है ये 5 सालों बाद होता है, जो टाइगर सेंसस है वो 4 सालों बाद होता है। एशियाटिक लायंस और टाइगर्स दोनों का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। लायंस आपको गिर एरिया में ही मिलते हैं, और अभी उनको बारडा विच इज ऑल्सो इन गुजरात में ट्रांसलोकेट किया गया। अगर हम गुजरात की लायन पॉपुलेशन की बात करें तो 2020 से इट हैज इंक्रीज्ड 32% टू 891। बहुत अच्छा नंबर है ये, right? And if you look at this, the rate of growth is 32% and the habitat growth is also there. इनका जो habitat growth है वो भी हुआ है। अब habitat growth मोस्टली आउटसाइड ही होगा ना प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया तो कितना ही ग्रो कर लेंगे, एंड नाउ बारडा में भी क्योंकि हमने कर दिया है तो बारडा में भी। So they are spreading into newer areas. 7% habitat expansion है outside protected areas, and बारडा in गुजरात में भी इनको ट्रांसलोकेट किया गया है। So we use direct beat verification। इसमें ना एरियाज को जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक बंदे को एक बीट दे दी जाती है, एंड देन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू हेल्प इट। तो इसमें कैमराज आर यूज्ड, ट्रैकिंग कॉलर्स आर यूज्ड, ठीक है, ऑटोमेटिक सेंसर ग्रिड्स हैं, काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है। देन like I said, जो टाइगर्स हैं दे आर जो लायंस है लाइक टाइगर्स दे आर ऑल्सो endangered। ठीक है, IUCN status is endangered. Then we have biodiversity regulation 2025. अब ये जो रेगुलेशन है, इट्स अ रेगुलेशन विच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज बेसिकली ऑन एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज एसोसिएटेड। अब इसमें ना हमारे पास 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर कोई भी इंडिया में कोई भी रिसोर्स हम यूज करते हैं, कोई भी कंपनी कोई भी रिसोर्स यूज करती है, ठीक है, तो बेनिफिट शेयर करना है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, बिकॉज इफ यू आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग दैट रिसोर्स जो आपने बायोडाइवर्सिटी से एक्सट्रैक्ट किया है, तो आपको टर्नओवर के बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करना है। ठीक है, एक तो वो चीज है। फिर द इंटेलेक्चुअल IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई IPRs को कमर्शियलाइज करना चाहता है, ठीक है, चाहे मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो अगर कोई एंटिटी IPRs को कमर्शियलाइज करती है तो उसे या तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को NBA के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आप डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूज करते हो, जैसे आप डिजिटली जेनेटिक डेटा को यूज कर रहे हो, तो भी आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि फिजिकल है तो शेयर होता था, डिजिटल है तो शेयर नहीं होता था, वो एक लूप होल था। तो एवरीवन यूज्ड टू एक्सेस द डिजिटल इंफॉर्मेशन ओनली। अब इन्होंने क्या किया है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को भी अगर आप यूज करते हो तो भी आपको गवर्नमेंट के साथ उसके बेनिफिट्स को शेयर करना ही पड़ेगा। तो वो लूप होल को खत्म कर दिया है इन दिस BDR, राइट। एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। ठीक है, सो यू हैव टू नोटिफाई द NBA अगर आप यूज कर रहे हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। और पूरा मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो फ्रेमवर्क है जो CBD के अंडर आता है, देखो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारे पास है आपको रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, पहली चीज। फिर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अगर आप यूज करो तो सस्टेनेबली यूज करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को ही एक तरह से BDR एग्जाम्प्लीफाई करता है, क्योंकि आप
चाहे वो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, या अगर आप आईपीआर को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को अगर बेच रहे हैं, तो आपको उसके बेनिफिट्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ेंगे। एक्सेस इन बेनिफिट शेयरिंग। देन लास्ट में हमारे पास है सराप शू कंजर्वेशन रिजर्व। हिमाचल प्रदेश ने एक कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया है, जो हिमाचल प्रदेश का 5th कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व्स आर आल्सो नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति में है, इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व होगा। इट विल बी होम टू स्नो लेपर्ड्स, IUCN स्टेटस वनरेबल, टिबेटन वुल्व्स एंड आइबेक्स। आइबेक्स आर वाइल्ड माउंटेनस गोट्स। नीलगिरी में आपको मिलता है और हिमालयस में आपको मिलता है। नीलगिरी ताहर इज एंडेंजर्ड, दिस इज नियर थ्रेटेंड, ठीक है। सो इट हैज यू हैव शराब नाला एयर एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स किब्बड़ एंड चंद्रताल सैंक्चुरी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है आपको सराप शू में। स्नो लेपर्ड इज वनरेबल, और स्नो लेपर्ड फीड करता है, देखो जहां पे स्नो लेपर्ड मिलेगा ना, वहां पे भराल या ब्लू शीप मिलेगी, क्योंकि स्नो लेपर्ड का फेवरेट खाना भराल या ब्लू शीप है, उसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। तो जहां पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा वहां पर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। एंड इनफैक्ट लद्दाख का स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड अलॉन्ग विद हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल ऑल्सो। उत्तराखंड का इज मस्क डियर, मस्क डियर इज एंडेंजर्ड, ठीक है। So that is there. So continuing with the June current affairs, शुरुआत हम कर रहे हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स में रामसर साइट से। जून में ना रामसर साइट्स ऐड हुई थी राजस्थान में, 2 ऐड हुई थी, खीचन एंड मिनार, ठीक है। दोनों ही जो रामसर साइट्स हैं आर रिलेटेड टू माइग्रेटरी बर्ड्स। खीचन तो स्पेशली आर रिलेटेड टू डेम्योसिल क्रेन्स। और इसके बाद राजस्थान में वी हैव टोटल 4 रामसर साइट्स। एंड राजस्थान की ना एक खासियत ये है कि राजस्थान में पहली जो रामसर साइट थी इंडिया की, केवलादेव नेशनल पार्क, वो भी है। सो इट वाज द फर्स्ट रामसर साइट डेजिग्नेटेड अलॉन्ग विद चिल्लिका लेक इन ओडिशा इन द ईयर 1981। और अभी राजस्थान में वी हैव 4 रामसर साइट्स। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो, क्योंकि अभी इंडिया में वी हैव टोटल ऑफ 94 रामसर साइट्स। सो मिनार इज नोन फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्पेड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर ऑल्सो। वाटर बर्ड्स हैं यहाँ पर। एक ये फ्रेश वाटर मॉनसून वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आपको कम्युनिटी मैनेज्ड है। यहाँ पर ना आपको बर्ड्स बहुत मिलते हैं, ऑब्वियसली वाटर बर्ड्स बहुत मिलते हैं। एट द सेम टाइम जो यहाँ का मीनार की खासियत है दैट इज वाइट रम्पेड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, बोथ ऑफ देम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडिया में ना हमारे पास वाइट रम्पेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और जो रेड हेडेड वल्चर है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इजिप्शियन वल्चर इज एंडेंजर्ड। एंड यहाँ पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस भी मिलते हैं, राइट, जिनका IUCN स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड। देन नेक्स्ट है खीचन। खीचन इज नदरन थार डेजर्ट विच इज नोन फॉर रात्रि नदी एंड विजय सागर तालाब। एंड यहाँ पर ना आपको ये डेम्योसेल क्रेन्स मिलते हैं विच आर माइग्रेटरी एंड द IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, बट यहाँ पर आपको खीचन में ये काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो दीज आर द 2 रामसर साइट्स in Rajasthan out of the total 4 in Rajasthan. Then next हमारे पास ना 3rd UN Ocean Conference took place in Nice in France in the month of June. इससे पहले जो फर्स्ट है वो 2017 में न्यूयॉर्क में हुई, ठीक है। जो सेकंड है दैट टुक प्लेस इन लिस्बन एंड इट वाज को-होस्टेड बाय पोर्टुगल एंड कीनिया। सिमिलरली जो नाइस में भी हुई इट वाज को-होस्टेड बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, नाइस ओशन एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड। द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट द ओशंस, मेरीन इकोसिस्टम्स एंड अचीव SDG 14 विच इज लाइफ अंडर वाटर। अब अगर हम देखें ब्रॉडली ट्रिपल प्लैनेटरी जो क्राइसिस है, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस क्या है, ABC से आप याद कर सकते हो, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, ABC। बट हाँ, यहाँ पर सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है, उसको कम करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए।
प्राइमरीली ऑब्वियसली जो फोकस है वो ओशंस में रहेगा, क्योंकि ओशंस में भी पोल्यूशन है, ओशंस में भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और ओशंस आर आल्सो इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। एट द सेम टाइम इंडिया ने लॉन्च किया साहफ पोर्टल। साहफ पोर्टल पता है क्या है? ओशन डेटा को एक्सेस दिया जाएगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एक्सेस डेटा रिलेटेड टू ओशंस, जिसकी वजह से हम ओशन रिलेटेड इश्यूज में इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो साहफ वाज लॉन्च्ड हियर इंडिया द्वारा। देन सियोल, कोलिशन ऑफ इमर्जिंग ओशन लीडर्स, वो लॉन्च की गई। उसमें भी ना बेसिकली लोग थे, साइंटिस्ट थे, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड लोग, सिविल सोसाइटी, सब मिलकर हेल्प करेंगे ओशंस को कंजर्व करने में। देन लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटीज को लाए जाने की बात हुई एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हुआ कहां पर, कब हुआ वो इंपॉर्टेंट है, पहले दो कब हुए और कहां हुए वो इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ यहां पर वो इंपॉर्टेंट है। देन ग्रीन इंडिया मिशन प्लान। अब ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ना रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन प्लान रिलीज किया है फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2030। अब ग्रीन इंडिया मिशन प्लान में क्या होगा? डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोकने की बात होगी, ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की बात होगी, उसको रिस्टोर करने की बात होगी। सो रिस्टोरेशन ऑफ द सेम इन अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज एंड मैंग्रोव्स, राइट। सो दैट इज देयर। अब ये यही कह रहे हैं कि थर्ड ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू इसरोज डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। इसरो निकालता है डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस, रिसेंटली निकाला था, बट डेटा 2018-19 का यूज करते हैं वो, जो रिसेंट वाला था। तो उसके हिसाब से ना हमारे देश का 1/3 एरिया, बहुत बड़ी बात है यार, लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन फेस कर रहा है, तो हमें रोकना है उसे। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का जो एनडीसी है, इंडिया के टोटल 8 एनडीसी हैं, जिसमें से 3 क्वांटिटेटिव हैं, जिसमें से एक है कि हमने एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऐड करना है बाय 2030। वो ऑलरेडी हम अचीव भी कर चुके हैं, ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग है। देन एक हमारा टारगेट है कि हमें ना 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करना है 2030 तक। तो अगर हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं और हमारे देश में 1/3 ऑफ द लैंड इज अंडरगोइंग डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन, तो ग्रीन इंडिया मिशन इज द वे फॉरवर्ड। सो इसमें ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो हमारी अरावलीज की रिस्टोरेशन की बात करता है, ताकि थार इधर ना आए, थार का ईस्टर्न साइड में ना इनग्रेस हो, वो है। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग द ग्रीन इंडिया मिशन। एंड देन हमारी ना डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके तहत CDRI, जो इंडिया का इनिशिएटिव है ना, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया। ठीक है, सो दे हैव लॉन्च्ड सिड्स के केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा कोस्टल रेजिलियंस तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को चाहिए, तो दे हैव लॉन्च्ड अ कॉल ऑफ एक्शन फॉर द कोस्टल रेजिलियंस। ठीक है, सो ये हुआ कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में हुआ। 7th कॉन्फ्रेंस थी ऑफ CDRI और अफ्रीकन यूनियन ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। ब्रॉडली यही हमारी चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण, स्पेशली आयरन जो रिलीज होता है इंडस्ट्री से, वो ओशंस में ना प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। कैसे? आप सबको पता है आयरन क्या करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गल ब्लूम्स करता है। तो पहले तो एल्गल ब्लूम हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका डिकॉम्पोजिशन स्टार्ट होता है, यूट्रिफिकेशन होता है, वो प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, अब ये कंबाइन कर दो आप ओशन वार्मिंग से, ओशन की वार्मिंग तो हो रही है, विच इज ऑल्सो लीडिंग टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशंस, डीऑक्सीजनेशन जिसे हम कहते हैं, और स्ट्रैटिफिकेशन से। तो दुनिया भर में ना न्यूट्रिएंट कंडीशंस पुअर होते जा रहे हैं, एक तो एल्गल ब्लूम्स के कारण जो यूट्रिफिकेशन होगा, और एक वार्मिंग के कारण जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, जिसको डीऑक्सीजनेशन भी कहते हैं, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्सिक एरियाज एंड इवेंचुअली डेड जोन्स। डेड जोन्स क्या होती है मुझे कमेंट में बताओ, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या होती है डेड जोन्स। ठीक है, सो आयरन का एक आइसोटोपिक सिग्नेचर है जो ह्यूमंस रिलीज करते हैं, एंड इट इज इजीली ट्रेसेबल।
तो अब यही हमें पता चलता है कि आयरन जैसे जैसे बढ़ता है फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड दे इवेंचुअली लीड टू न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स। तो यही इसका वो है, राइट। ये एक बार तो आपको लगेगा ना कि बढ़ गया, एल्गल ब्लूम्स हो गए, बट इवेंचुअली क्या होगा, पूरा फूड वेब कोलैप्स हो सकता है, यूट्रोफिकेशन हो सकती है वाटर की। देन नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ना बॉनेट मकाक, ये ना आपको साउथ इंडिया में मिलते हैं। अब ये ना नुकसान कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जिसकी वजह से इनका ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो इनकी ना मास स्टरलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वनरेबल है और शेड्यूल 1 स्पीशीज है, IUCN में इनका स्टेटस वनरेबल है और ये शेड्यूल 1 स्पीशीज है। तो इट इज नॉट एज इजी बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव टू बी इन्वॉल्व। तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डैमेज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, कोकोनट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो वाइल्ड पिग्स को हम कल कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट शेड्यूल 1 स्पीशीज, बट दीज आर शेड्यूल 1 स्पीशीज, ठीक है। डायर्नल है, आर्बोरियल है, टेरेस्ट्रियल है, एंडेमिक टू साउथ इंडिया है। तो अक्रॉस साउथ इंडिया ये आपको मिलते हैं, राइट, ओके। देन राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चिक्स बॉर्न हुए थे, सो दे नेम्ड देम आफ्टर द हीरोज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन सिंदूर। तो ये है, ठीक है, तो यही न्यूज़ है। बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द 4 स्पीशीज ऑफ बस्टर्ड्स विच आर फाउंड इन इंडिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, उधर ही इसके नंबर्स मिलते हैं और कहीं इनके नंबर्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS, ठीक है। देन इंडियन ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ ना बहुत कम नंबर्स रह गए हैं इनके, और ये ना दिल्ली में 1940s के बाद साइट हुआ है, तो ये बड़ी खबर है, ठीक है। शेड्यूल 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स अपेंडिक्स 1, और दुनिया भर में इंडियन ग्रे वुल्फ ना लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में इसके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए इट इज लोकली एंडेंजर्ड, सो दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ। देन स्टिंगलेस बीज। अब स्टिंगलेस बीज क्या है, नॉर्मली जो बीज होती है ना पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं और ही हनी देती हैं हमें, तो इसलिए ना ग्रीन हाउसेस में बहुत यूज होती हैं ये, बट क्योंकि वो स्टिंग करती हैं तो वो एक प्रॉब्लम है ना ह्यूमंस के लिए। तो अभी क्या हुआ, नागालैंड में ना नेटिव टू नागालैंड 2 बीज की स्पीशीज डिस्कवर की गई जो कि ना स्टिंगलेस है, एंड दे आर वेरी एफिशिएंट इन पॉलिनेशन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ग्रीन हाउस एनवायरमेंट्स में भी यूज हो सकती हैं। बहुत क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ग्रीन हाउसेस में, तो वहां पर ही अच्छे से यूज हो सकती है। दे आर स्टिंगलेस, दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज। और इनका जो हनी है, ठीक है, दे प्रोड्यूस स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हनी, तो इस वजह से वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। सो स्टिंगलेस पीस। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ना किंग कोबरा को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे अपने स्टेट में, ठीक है। सो वन विहार नेशनल पार्क, जो कि एक नेशनल पार्क है बट उसको ना बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो वहां पर ना ये किंग कोबरा लेकर आए कर्नाटका से, एंड दैट डाइड। सो ये खबर है। तो खैर वन विहार के बारे में पता होना चाहिए, किंग कोबरा के बारे में पता होना चाहिए आपको। एंड किंग कोबरा की अगर हम बात करें, बहुत वेनमस होता है, ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया है, राइट। एंड जैसे ही ये ना अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन से डिटेक्ट करते हैं प्रे को, और जैसे ही प्रे को डिटेक्ट करते हैं ना, इनकी जो टंग है दैट हेल्प्स, ठीक है, वो एकदम 2 फोक्ड टंग होती है, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स। कीन आईसाइट है, वाइब्रेशन से हेल्प कर लेते हैं, राइट। एंड दे रिसीव केमिकल इन्फॉर्मेशन वाया देयर फोक्ड टंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है किंग कोबरास की अगर हम बात करें। एंड वन विहार इज इन वन ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है इंडिया में, कितने हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई जिसमें ना 167 कंट्रीज को हम रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोग्रेस एज फार एज द अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज आर कंसर्न। 2030 तक हमें अचीव करने हैं, 17 गोल्स हैं, तो कितना अचीव कर लिया है एनुअली, उसके बेसिस पे एसडीजी रिपोर्ट आती है, आपको रैंक किया जाता है 167 कंट्रीज को। पहली बार इंडिया टॉप 100 में आया है, पहली बार चाइना टॉप 50 में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। So 190 out of 190 countries have presented their national action plans, ठीक है। और अगर हम बात करें, फिनलैंड का रैंक 1 है, चाइना का 49 है, इंडिया का 99 है। हमारे लिए टॉप 100 में आना ही अचीवमेंट है, बट हाँ, फिनलैंड इज टॉप फर्स्ट एंड 19 ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज आर इन यूरोप। 17 एसडीजीज के बेसिस पर हम रैंकिंग करते हैं, और अगर हम देखें, नन ऑफ द 17 गोल्स आर करंटली ऑन द कोर्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। पैसे भी नहीं है और वैसे भी वी आर नॉट देयर, राइट। देन एक है हमारे पास ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट, ये OECD निकालता है, हर साल निकालता है, और इसके हिसाब से 40% ग्लोबल लैंड, दुनिया का 40% लैंड ड्रॉट्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एंड अगर हम देखें यूरोप में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉट्स हैपनिंग। सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जेनेरिक बातें कौन निकालता है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब जब पानी नहीं होगा तो एक तो चलो पानी की कमी है, उसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन इम्पैक्ट होगी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सब कुछ इम्पैक्ट होगा ही होगा। फिर इंडिया ने ना अपना इंडिजिनस फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, IITM ने इसको डेवलप किया है, IITM पुणे ने इसको डेवलप करा है। इसके तहत ना डॉपलर वेदर रडार्स वुड बी, उनके थ्रू हम डेटा जो है वो निकालेंगे, एंड एवरी विलेज विल रिसीव मोर एक्यूरेट एंड लोकल लोकेशन स्पेसिफिक वेदर प्रोटेक्शन। तो एक तरह से हमने अपनी फोरकास्टिंग कैपेसिटी को एनहांस किया है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द मंथ ऑफ जून। बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जल्द ही। थैंक यू।